बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास बैक्टीरिया और वायरस से रिलेटेड चैप्टर है। इसके दो पोर्शन है। पहले पोर्शन में बैक्टीरिया को स्टडी किया जाएगा, दूसरे पोर्शन में वायरस उसको डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, बैक्टीरिया को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें जो पुराने पिछले चैप्टर का भी हिस्सा है कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है रॉबर्ट वाइटेकर। उसने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। अच्छा, जब इसने ये सिस्टम पेश किया तो उस वक्त बड़ा ये कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम, साइंटिस्ट मानते थे इसको। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिसर्च हुई तो पता चला कि इसमें बहुत सारे फ्लाज हैं। तो यही बात डिस्कस की गई है कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रॉबर्ट वाइटेकर ने पेश किया। इसमें ऑर्गेनिज्म को बड़े अच्छे अंदाज में और कम्प्रिहेंसिव वे जामे अंदाज में क्लासिफाई किया। और उस क्लासिफिकेशन में एक झलक ये भी नज़र आती थी कि ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन की सीक्वेंस नज़र आए। जैसे उसने जो ग्रुपिंग की, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म को शुरू में रखा, कॉम्प्लेक्स को बाद में रखा, और एवोल्यूशन भी इसी तरह हो रही है कि सिंपलेस्ट की पहले हो रही है और कॉम्प्लेक्स की बाद में। यानी उसकी क्लासिफिकेशन में एक झलक ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन की भी नज़र आती थी। लेकिन जो उसने क्लासिफिकेशन की, उस क्लासिफिकेशन में जब नई रिसर्च हुई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मज़ीद टेक्निक आई, इसी तरह जेनेटिक्स में मज़ीद टेक्निक और मज़ीद प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया, तो पता चला कि उसने जो क्लासिफिकेशन की थी उस वक्त के लिहाज से तो बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन थी, एडवांस लेवल की क्लासिफिकेशन थी। लेकिन इस वक्त जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस की बुनियाद पे, जेनेटिक्स की बेसिस की बुनियाद पे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो हमें इस सिस्टम में बहुत सारे फ्लाज नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर इसने एक जो 5 किंगडम सिस्टम बनाए थे उसमें किंगडम मुनेरा जो किंगडम ऑफ प्रोकैरियोटी भी कहलाता है, इसी तरह प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांट और फिर एनिमल्स। तो जिस वक्त इसने किंगडम प्रोकैरियोट बनाया तो उसमें जितने भी प्रोकैरियोट थे वो सारे के सारे इस किंगडम के अंदर इंक्लूड कर दिए। और फिर उस किंगडम के अंदर ही आगे उसने 2 क्लासेस बना दी। एक क्लासेस का नाम था यू बैक्टीरिया और दूसरी क्लासेस का नाम था आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला ये जो आर्ची बैक्टीरिया है ये यूकैरियोट से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं और बहुत सारे केसेस में ये बैक्टीरिया से रिजेंबल नहीं करते। ये चीज़ें फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल से डिस्कस हो चुकी हैं, इस वजह से इनको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करता। बहरहाल इस तरह के जो ब्लंडर हुए हैं, इस ब्लंडर की वजह से फिर एक नए सिस्टम की ज़रूरत पेश आई। तो यही बात लिखी गई कि जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इस तरह की और जो बायोलॉजी के ब्रांचेज हैं हाईलाइटेड द सेवरल फ्लाज इन दिस सिस्टम। फ्लाज कहते हैं खामियों को। जब इस सिस्टम में बहुत सारी खामियां नज़र आई तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये कहना शुरू कर दिया अब इस सिस्टम को हमें रिप्लेस करना चाहिए एक नए सिस्टम के साथ, और वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो मॉडर्न रिसर्च से ज़्यादा अलाइन करे, ज़्यादा मैच करे, मोर अलाइन विद द डाटा ऑफ मॉलिक्यूलर स्टडी। तो फिर हमारे पास एक कार्ल वोज के नाम से एक साइंटिस्ट था जिसने 3 डोमेन सिस्टम को पेश किया, जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म को पहले 3 डोमेन में रखा गया। एक डोमेन बैक्टीरिया है, एक डोमेन आर्ची है और एक डोमेन यूकैरिया है। लेकिन चूंकि हमारा ये जो चैप्टर है बैक्टीरिया से रिलेटेड है, इस वजह से हम डोमेन बैक्टीरिया को ही डिस्कस करेंगे। ऑल बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन दिस डोमेन। तो जो डोमेन बैक्टीरिया है इसमें सारे बैक्टीरिया को रखा गया है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के लिहाज से बात करें तो बैक्टीरिया वैरायटी के लिहाज से डाइवर्स ग्रुप है। और लेकिन एक बात कॉमन है सारे मेंबर के अंदर कि जितने भी मेंबर हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। तो जब भी हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो एक बात बिल्कुल जहन में आती है कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल उन सेल को कहा जाता है जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, और जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, यानी ना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है ना ऑर्गेनेली के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। और मेम्ब्रेन की वजह से जो ऑर्गेनेली है वो ज़्यादा डिफाइंड हो जाता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें अलहदा नज़र आता है। क्लियर? और ये सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेल के लिहाज से ये बड़े सिंपल हैं। ठीक है, अगर इनको कंपैरिजन यूकैरियोट के साथ किया जाए या हायर ऑर्गेनिज्म के साथ किया जाए उनके लिहाज से ये बड़े सिंपल हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को हमने ब्रीफली इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में चीज़ आती है वो सेल वॉल है। वो क्या है? सेल वॉल है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। तो रिजिड सेल वॉल, एक रिजिड सेल वॉल मौजूद होती है अराउंड द बैक्टीरियल सेल। अच्छा, एक बात ध्यान में रखेंगे, जो सेल वॉल है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जैसे हम डिस्कस करेंगे आगे,
माइकोप्लाज्मा का एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, उसमें सेल वॉल नहीं होती। इसी तरह सार्कोप्लाज्मा एक हमारे पास बैक्टीरिया का ग्रुप है, उनमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, अब हमने तो चूंकि सेल वॉल को डिस्कस करना है तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। कंपोजिशन के लिहाज से डिस्कस करें तो ज़्यादातर बैक्टीरिया में जो मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल का वो पेप्टाइडोग्लाइकेन है। अब ये जो वर्ड है ना पेप्टाइडोग्लाइकेन, अच्छा इसका कॉमन नेम म्यूरिन भी है। इसका कॉमन नेम क्या है? म्यूरिन। तो ये बाद दफ़ा दोनों, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन ये एक ही मालिक्यूल के दो नाम है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन का मालिक्यूल बनता कैसे है? ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये दो वर्ड का मजमूआ, पेप्टाइडो यानी इसमें पेप्टाइड चेन होती है और पेप्टाइड चेन इज द चेन ऑफ अमाइनो एसिड। दूसरा ग्लाइकेन, ठीक है, ये जो वर्ड ग्लाइको है ये कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास पेप्टाइडो इट इज शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट, और जो शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट है ये फर्दर अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और जो ग्लाइकेन है इसमें लंबी चेन पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकेन कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड को रिप्रेजेंट करते हैं और पेप्टाइड अमाइनो एसिड की चेन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम बड़ी बड़ी ग्लाइकेन की चेन को छोटी छोटी पेप्टाइड की चेन के साथ क्रॉस लिंक कर दें तो ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा, इस बड़े से मॉलिक्यूल को कहा जाता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। और इसकी जो अमाउंट है वो डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट है। जैसे हम आगे दो कैटेगरी पढ़ेंगे उसमें आपको अमाउंट डिफरेंट नजर आएगी। अच्छा, ये सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकेन पर सेल वॉल मुश्तमिल नहीं होती, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे लिपिड्स भी इसके सेल वॉल के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन लिपिड ये पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ ही अटैच होते हैं। आगे बैक्टीरिया को ना दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव, एक ग्रुप को कहा जाता है ग्राम नेगेटिव। ये जो नाम दिए गए ना ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये किस बिहाफ पे दिए गए? तो जब बैक्टीरिया एक टेक्निक से गुजरते हैं, एक प्रोसेस से गुजरते हैं, तो उस प्रोसेस में जो उनका रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स के लिहाज से बैक्टीरिया की दो कैटेगरी बनाई गई है। अब वो टेक्निक क्या है जिससे गुजरने के बाद कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कहे जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव कहे जाते हैं? उस टेक्निक का नाम है ग्राम स्टेनिंग। तो जब भी वर्ड आएगा स्टेनिंग, तो किसी चीज़ को कलर करने को स्टेनिंग कहा जाता है। ठीक है, स्टेन कहते हैं रंग को, कलर को, डाई को, ये सारे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। स्टेन, कलर, डाई, ये सब का मतलब एक ही है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है क्रिस्टियन ग्रेम, उसने इस टेक्निक को डिवाइस किया। डिवाइस का मतलब बनाया। अच्छी, इस टेक्निक को अगर मैं ब्रीफली डिस्कस करूं, इस टेक्निक के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहली टेस्ट ट्यूब में एक सोल्यूशन है, उसका नाम है क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट, और ये पर्पल कलर का होता है। दूसरी में हम आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं। तीसरी में हम डालते हैं डीकलराइजर, ठीक है, नाम से जाहिर है जिसने कलर को उतारना है। और चौथी में फिर हम एक और कलर इस्तेमाल करते हैं, सेफ्रानीन। ठीक है, तो क्रिस्टल वायलेट, अब इस पूरी टेक्निक में दो कलर इस्तेमाल हुए हैं। कलर के लिए हम स्टेन का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं और डाई का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, डाई। तो पहला डाई का नाम है क्रिस्टल वायलेट और ये पर्पल कलर का होता है। दूसरे डाई का नाम है सेफ्रानीन और वो पिंक कलर का होता है। क्लियर? अब होता क्या है, सबसे पहले हम एक बैक्टीरिया की स्लाइड तैयार करते हैं, उस पर काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं। इस बैक्टीरिया को स्लाइड को आपने 2-3 मिनट के लिए क्रिस्टल वायलेट में डुबो के रख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकालना है, फिर आयोडीन के सोल्यूशन में रख देना है, फिर यहाँ से निकालना है, फिर 2-3 मिनट के लिए डीकलराइजर में रख देना है, फिर उसके बाद सेफ्रानीन में रख देना है, और फिर सेफ्रानीन से निकालने के बाद उसको वॉश करना है और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। तो इस टेक्निक में दो कलर इस्तेमाल हुए। कलर का नाम क्या है? क्रिस्टल वायलेट, या डाई का नाम क्या है? क्रिस्टल वायलेट, या स्टेन का नाम क्या है? क्रिस्टल वायलेट, और दूसरे स्टेन का नाम क्या है? सेफ्रानीन या डाई या आप कलर, और इसका कलर क्या है? पिंक, और इसका कलर क्या है? पर्पल। तो जिस वक्त हम माइक्रोस्कोप के नीचे इन बैक्टीरिया को देखते हैं जिसकी हमने स्लाइड तैयार की थी, तो हमें दो में से एक कलर नजर आता है। या तो हमें क्रिस्टल वायलेट का पर्पल कलर नजर आएगा या हमें पिंक कलर नजर आएगा। अब चूंकि दो कलर थे, कुछ बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट का कलर शो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया पिंक कलर शो करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास दो ग्रुप बन जाएंगे। जो क्रिस्टल वायलेट का कलर शो करते हैं, यानी जब हमने इसके अंदर डाला तो क्रिस्टल वायलेट उनकी सेल वॉल के ऊपर अटैच हो गया, आयोडीन
की वजह से वो जो बॉन्ड था क्रिस्टल वायलेट का सेल वॉल के साथ वो और ज़्यादा मजबूत होता है। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ बैक्टीरिया में क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन मिलके अगर सेल वॉल के साथ मजबूत बॉन्ड बना ले तो डीकलराइजर उनको उतार नहीं सकता। तो जिस वक्त हम उसको सेफ्रेनिन में डालेंगे तो चूंकि ऑलरेडी वो कलर्ड हैं तो फिर हमें सेफ्रेनिन का कलर नज़र नहीं आएगा, हमें किसका नज़र आएगा? क्रिस्टल वायलेट। तो ऐसे बैक्टीरिया जो इस टेक्निक के गुजरने के बाद क्रिस्टल वायलेट को अपनी सेल वॉल के साथ रिटेन रखें, क्योंकि उनका सेल वॉल के साथ बड़ा मजबूत बॉन्ड क्रिस्टल वायलेट का बना हुआ है, इतना मजबूत है कि वो डीकलराइजर उसको उतार नहीं सकता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव। और फिर ये हमें किस कलर के नजर आएंगे? स्टेनिंग किस कलर की होगी? पर्पल, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट का जो कलर है वो पर्पल है। ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जब हम उसको क्रिस्टल वायलेट में डालते हैं तो क्रिस्टल वायलेट का सेल वॉल के साथ, क्योंकि कंपोजिशन दोनों की डिफरेंट है, कंपोजिशन क्या है? सेल वॉल की डिफरेंट है, इस वजह से दोनों के अंदर जो डाई है वो डिफरेंट किस्म की बाइंडिंग शो कर रहा है। तो कुछ बैक्टीरिया में जो क्रिस्टल वायलेट होता है वो सही तरह सेल वॉल के साथ बाइंड नहीं होता, और जब हम उसको आयोडीन के सोल्यूशन में डालते हैं तो आयोडीन की वजह से भी वो बॉन्ड मजबूत नहीं होता। फिर जब डीकलराइजर में डालते हैं तो वो कलर उतर जाता है क्योंकि बॉन्ड मजबूत नहीं बना था। फिर जब उसको हम सेफ्रेनिन में डालते हैं तो सेफ्रेनिन में डालने के बाद ज़ाहिर बात आगे कोई हमने डीकलराइजर इस्तेमाल नहीं किया, तो जिस वक्त हम वॉश करने से ये कलर नहीं उतरता। खैर, तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें फिर पिंक कलर नज़र आएगा। तो ऐसे हमारे पास बैक्टीरिया जो वायलेट डाई को अपने साथ रिटेन नहीं करते बल्कि किसी और कलर को अपने साथ क्या करते हैं? रिटेन करते हैं, जैसे पिंक वगैरह रिटेन करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव। तो इन शॉर्ट, ग्राम स्टेनिन से गुजरने के बाद जो क्रिस्टल वायलेट पर्पल कलर शो करें वो ग्राम पॉजिटिव, जो क्रिस्टल वायलेट अपने साथ रिटेन ना करे, अपने पास क्रिस्टल वायलेट को रखे ना, और दूसरा कलर शो करें तो वो क्या कहलाते हैं? ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये ऐसा क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि जो ग्राम बैक्टीरिया है इसकी कंपोजिशन दोनों सेल वॉल के अंदर डिफरेंट है। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल डिफरेंट है, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल डिफरेंट है। अच्छा, कुछ डिफरेंस हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक सेल है पॉजिटिव का, ये एक सेल है नेगेटिव का। तो पहली तो चीज़ ये है कि इसके बाहर सेल वॉल होती है और बहुत मोटी सेल वॉल होती है। ठीक है, इसके बाहर भी सेल वॉल होती है लेकिन बारीक होती है। वजह क्या है? क्योंकि जो पॉजिटिव की सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकिन ज़्यादा जमा होता है और ये थिक लेयर्स बनाते हैं, और यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकिन कम जमा होता है। तो पहला जो डिफरेंस है, जो ग्राम पॉजिटिव है थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन रखता है और इसमें जो लिपिड की अमाउंट है वो कम है, आमतौर पे 1 to 4% होती है ओवरऑल सेल वॉल का। और इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकिन की जो लेयर है वो थिन बारीक है, इसमें मोटी है, इसमें बारीक है। ठीक है, उसके बाद जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें इस पेप्टाइडोग्लाइकिन के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन की लेयर होती है। यानी एक तो हमारे पास सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर हमारे पास एक और लेयर होती है। क्लियर? तो इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन। ग्राम पॉजिटिव में ये नहीं होती बल्कि ग्राम नेगेटिव में, और ये मेम्ब्रेन उसी तरह की मेम्ब्रेन है जैसे बाकी मेम्ब्रेन होती है कि ये लिपोपोलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन से मिलके बनी होती है। ज़्यादातर जो मेम्ब्रेन्स हैं वो इन्हीं दो किस्म के मालिक्यूल से, उनका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन, मोस्ट ऑफ द पोर्शन इन्हीं दो किस्म के मालिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। क्लियर? अच्छा, जो ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है, इनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान खाली जगह भी होती है। इस खाली जगह को कहा जाता है, जो पेप्टाइडोग्लाइकिन और प्लाज्मा, इसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अच्छा, इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें क्या होती है? थोड़ी ज़्यादा होती है। बहरहाल आप लोगों ने याद रखना है जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस को डिफाइन कैसे करेंगे? द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर। तो पेप्टाइडोग्लाइकिन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो खाली जगह है, तो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव में ये थोड़ी है और ग्राम नेगेटिव में ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। अच्छा, उसके बाद यहाँ चूंकि पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर है और जो सेल वॉल होती है ना, आमतौर पे सेल वॉल
वो मालिक्यूल के लिए परमिएबल होती है एज कंपेयर टू मेम्ब्रेन। अब यहाँ देखें, अगर किसी मटेरियल ने सेल तक पहुँचना है तो वहाँ पहले मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद फिर सेल वॉल से गुजर के सेल तक आना पड़ेगा। तो सेल वॉल तो ठीक है, काफ़ी सारी परमिएबिलिटी रखती है, क्योंकि सेल वॉल में आमतौर पे जो मालिक्यूल अरेंज होते हैं ना, वो इस तरह अरेंज होते हैं कि दरमियान में काफ़ी सारी स्पेसेस बन जाती हैं। इस वजह से मालिक्यूल का सेल वॉल के अंदर से गुजरना आसान होता है। लेकिन चूंकि ग्राम नेगेटिव के बाहर मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, क्या होती है, ये सारे मालिक्यूल को तो गुजरने भी नहीं देती, कुछ मालिक्यूल को गुजरने देती है और कुछ मालिक्यूल को गुजरने नहीं देती। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो परमिएबिलिटी है कि मालिक्यूल का जो गुजरना है वो ग्राम पॉजिटिव में इजीली होगा, ग्राम नेगेटिव में उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी पेश आएगी जैसे, तो इट इज़ मोर परमिएबल। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन होती है ना सेलेक्टिवली परमिएबल, बहुत सारे मालिक्यूल को ये गुजरने नहीं देती, बहुत सारों को गुजरने देती है। जैसे जो लिपिड सॉल्युबल मालिक्यूल होते हैं वो गुजर जाते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल मालिक्यूल होते हैं आमतौर पे वो नहीं गुजरते। मिसाल के तौर पे वाटर का खुद मालिक्यूल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकता, लेकिन सेल की हर वो ज़रूरत वाली चीज़ जो सेल मेम्ब्रेन से या दूसरी मेम्ब्रेन से ना भी गुजर रही हो ना, तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन ने कुछ रास्ते बनाए होते हैं। उन रास्तों को पोरिन्स कहा जाता है। उन रास्तों को क्या कहा जाता है? पोरिन्स के पोर होते हैं, सुराख, और दे आर हाईली स्पेसिफिक। जैसे पानी के गुजरने के लिए एक्वापोरिन्स होते हैं, पानी के गुजरने के लिए तो वो चीज़ें जो मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकती, अगर वो सेल की ज़रूरत है तो सेल उनके लिए फिर ख़ास किस्म के रास्ते रखेंगे, वो चीज़ें फिर उन रास्तों से गुजर के सेल के अंदर जाएंगी। तो बहरहाल ये इसकी जो परमेबिलिटी है कि इसका सेल वॉल से गुजर के सेल तक पहुंचना मालिक्यूल का, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये लेस परमिएबल है, बल्कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है क्योंकि इसके बाहर मेम्ब्रेन्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद एंटीबायोटिक जो होती है ना, आमतौर पे सेल वॉल को तोड़ के, ख़ासतौर पे पेप्टाइडोग्लाइकेन को तोड़ के बैक्टीरिया को मारती हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो ग्राम नेगेटिव, इसके बाहर तो सेल वॉल है नहीं, बाहर क्या है? मेम्ब्रेन। इस वजह से एंटीबायोटिक का ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल तक पहुंचना आसान है, लेकिन यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर तक पहुंचना मुश्किल है। तो इस वजह से अगर हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें तो इनको तो बड़ी आसानी से एंटीबायोटिक मार देती है, इनको मारने में थोड़ी सी उसको डिफ़िकल्टी होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये लेस रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट जो चीज़ अपने आप को एंटीबायोटिक से बचाए, और ये लेस, ये इनके पास यानी ये बहुत कम डिफेंस शो करते हैं एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। और ये वाले आप कह सकते हैं मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। तो कुछ की डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के आपके बुक में लिखे हुए हैं। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं उनके बाहर एक जेल लाइक मटेरियल डिपॉजिट होके एक और कवरिंग बना देते हैं। इस कवरिंग को कैप्सूल कहा जाता है। इस कवरिंग को क्या कहा जाता है? कैप्सूल। आपने दवाइयों में ये कैप्सूल का वर्ड सुना होगा। अच्छा, अगर वो कैप्सूल जो आप दवाइयों, ये जो कैप्सूल आप खाते हैं दवाई की शक्ल में, ठीक है, अगर आप उस कैप्सूल को गीले हाथ में पकड़ें तो वो चिपचिपा सा हो जाएगा, ठीक है, वो स्टिकी हो जाएगा, वो जेल लाइक बन जाएगा। क्लियर? तो इस वजह से ये जो जेल लाइक कवरिंग है जिसने बैक्टीरिया को बंद किया हुआ है, जैसे वो कैप्सूल उसने दवाई को बंद किया होता है, तो ये जो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द जेल लाइक मटेरियल है जिसने बैक्टीरिया को बंद किया हुआ है, इसे कैप्सूल कहा जाएगा। और ये जेल से बना होता है, ये जेलेटिनस होता है, और जो चीज़ जेल लाइक होती है उसके अंदर स्टिकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये चिपक सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया मुख्तलिफ सरफेस के साथ चिपकने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। तो सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल, कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल होते हैं, सारों में ये नहीं होता। और ये किससे बना होता है? जेलेटिनस लेयर से बना, यानी जेल की एक लेयर है, एंड गिव स्टिकी करेक्टरिस्टिक, और चिपकने वाली करेक्टरिस्टिक इस बैक्टीरिया को प्रोवाइड करती है। फिर जब ये होस्ट में जाता है तो होस्ट में, जैसे हमारी इंटेस्टाइन की है दीवारों के साथ ये चिपक सकते हैं, हमारी ब्लड वेसल की दीवारों के साथ ये चिपक सकते हैं, हमारे टिश्यू के अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो लेयर्स हैं उनके साथ ये चिपक सकते हैं, क्योंकि इसके पास स्टिकी करेक्टरिस्टिक है। तो ये हमारा पहला आर्टिकल है जिसमें हमने सेल वॉल को डिस्कस किया। इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर बैक्टीरिया और वायरस से रिलेटेड और भी बहुत कुछ डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।